अब उसको और थोड़ा एक्सटेंड कर लेते हैं उस सिस्टम को। जब इस सिस्टम को और थोड़ा सा हमने एक्सटेंड किया तो हमें जो आपके सेट मिलने वाला है वो मिलने वाला है पूर्णांक वाला, ठीक है, इंटीजर्स वाला सेट, वो मिल गया हमें। इसमें क्या आ गए, इसमें जो होल नंबर थी उनके सबके अपोजिट मिल गए हमें, -1, -2, -7 एक्सेट्रा, ये मिल गया हमें। अब इसको और सेट को एक्सटेंड कर रहे हैं, ये इसकी एक्सटेंशन की जरूरत क्यों पड़ी थी, इस सब चीज पे हम बाद में बात करेंगे, कभी फ्री होंगे, अदरवाइज तो हम सिलेबस के हिसाब से पहले आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि वरना वो चीजें छूट जाएंगी फिर पीछे। तो ये बहुत डीप चीजें कैसे आई हो। तो इंटीजर्स पे आ गए। अब इंटीजर्स से थोड़ा सा और आगे बढ़िए। तो हमने अभी जो हम देख के आए थे मेनली, देखो प्राकृतिक संख्याओं वाला पार्ट हो गया हमारा, पूर्णांक वाला पार्ट हो गया, पूर्ण संख्या वाला पार्ट हो गया, ये तो उसी के एक तरह से सब पार्ट है, सम संख्या विषम संख्या, इन पे ज्यादा अभी नहीं जाएंगे हम। उसके बाद हमारा जो सेट आता है वो आ जाता है, इंटीजर्स आ गए। इंटीजर्स के बाद में जो अगला सेट आएगा वो हमारा आ जाएगा रैशनल्स का, ये हमारा सेट आ जाएगा रैशनल नंबर्स का, जो p/q के फॉर्म में है सारी संख्याएं, यानी जैसे 1/2, 5/7 एक्सेट्रा, ये सारी इस तरह की आ गई। नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, क्वोटिएंट, एक के भीतर एक है, यानी कि सारी नेचुरल नंबर्स किसके अंदर कंटेंट कर गई हैं, होल नंबर्स के अंदर। होल नंबर्स किसके अंदर कंटेंट कर गई है, कंटेंट करना मतलब उसके अंदर है सारी, वो सब उसके अंदर है, उसका पार्ट है। होल नंबर्स किसमें कंटेंट कर गई है, इंटीजर्स में। इंटीजर्स किसके अंदर कंटेंट कर गए हैं, रैशनल्स के अंदर, ठीक है। ये यानी कि सबसे बड़ा सेट कौन बना, रैशनल्स का सेट बना। सब किसके अंदर समाहित हो गई, सब किसके अंदर पड़ी है, रैशनल नंबर्स यानी कि परिमेय संख्याओं के अंदर पड़ी हुई है। अब इसका ही दूसरा पार्ट आएंगे हम, इधर साइड में चलते हैं। ये तो हमारे रैशनल्स पे खत्म हो गए। अब एक वो नंबर थी जो रैशनल्स में नहीं थी, जो इससे बाहर थी, जो रैशनल नंबर्स नहीं थी, यानी कि वो हमारी इरेशनल नंबर्स का सेट था। इरेशनल नंबर्स थी जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया था -6, इस तरह के जो नंबर्स थे। अब ये दोनों जब नंबर्स, ये रैशनल नंबर्स का सेट, ये इरेशनल नंबर्स का सेट, जब दोनों मिल करके एक बड़ा सेट बनाते हैं, ये दोनों अपने आप में अलग अलग है, ये एक अलग सेट था रैशनल्स का, रैशनल्स के अंदर ये सब पड़ी हुई थी, ये हमारी इरेशनल्स थी, इरेशनल नंबर्स थी, ये अलग सेट था, इनके साथ में मैच नहीं कर रहा था कहीं भी, यानी कि क्यू जो है ना आर के जो इरेशनल नंबर थे सेट में कंटेंट कहीं नहीं करती थी, ये बिल्कुल अलग थी ये संख्या। लेकिन ये संख्याएं प्लस ये संख्याएं दोनों मिलाकर के यदि किसी एक बड़े सेट का पार्ट बन जाती हैं, और वो हमारा था रियल नंबर सेट, आर, वास्तविक संख्याओं का सेट। तो ये सब इस तरह से एक बड़े सेट में जाकर के मिल जाती हैं, जिसमें कि रैशनल इरेशनल सारी संख्याएं हैं। ये एक सिंप्लीफाइड मेथड में मैंने उस चीज को डिस्कस करने की कोशिश करी है कि जो किस तरह से वो हमारी काम कर रही थी सारी नंबर, और ये केवल इन संख्याओं का एक तरह से नाम है ताकि हमें बार बार आए तो हमें वो परेशान ना करें, संख्याएं जो कौन कौन सी संख्या किस तरह की। बाकी इन पे क्वेश्चंस आपके बहुत डीप नहीं बनाएगा, बस शब्द आ सकते हैं आपको आए तो, वो प्राइमरी में तो मुश्किल आएंगे, इतने ज्यादा नहीं आएंगे, जूनियर में कुछ आ सकते हैं, अदरवाइज इतना ज्यादा डीप में जाएंगे इसमें उतना नुकसान है, कोई फायदा नहीं है। फिर मैं कहता हूँ फिर दोबारा मुझे वहां लेके जाना नहीं है आपको। चलिए अब आगे बढ़ते हैं इससे। तो हमने जब ये संख्याओं को समझ लिया कि कौन कौन सी संख्याएं हैं, किस किस तरह से काम कर रही हैं, देखो अब जैसे 2024 का ही क्वेश्चन है, 2024 का है क्वेश्चन पेपर, इसमें एक तरह से समझने की कोशिश करते हैं, इजीली समझने की कोशिश करिए, फिर और उसके डीप में हम जब जाएंगे तो उसके साथ धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे उसी तरह से। आप ये देखिए ये क्या कह रहा है, बाइलिंगुअल है पेपर, ये बहुत बढ़िया चीज है, इसमें दोनों भाषाओं में है। तो एक चीज तो मैं जरूर कहूंगा आप लोगों से सबसे, यहाँ थोड़ा सा गौर करना। वो ये कहेगा आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बाय सिलेक्टिंग द करेक्ट यह वर्ड पकड़ना है हमें, थोड़ा सा मैं फिर प्रकाश डालूंगा। अब ये इंपॉर्टेंट पार्ट पे हम काम करना शुरू कर रहे हैं, थोड़ा सा आप गौर करना मेरी बातों पे। करेक्ट पब्लिक मोस्ट अप्रोप्रिएट
करेक्ट से मतलब क्या है? करेक्ट से मतलब है कि यानी कि 1 2 3 4 ऑप्शन है, उनमें से एक ही करेक्ट होगा और वो साफ पता लग रहा होगा कि ये करेक्ट है। या तो आप करेक्ट ढूंढिए, या दूसरा तरीका क्या होगा, ये दूसरा क्या बनाने वाला है फ्रेमिंग, दो तरह के क्वेश्चन होंगे। या दूसरा तरीका ये होगा कि क्वेश्चन नंबर यानी कि कोई भी है उसका पहला ऑप्शन भी सही होगा और तीसरा ऑप्शन भी सही होगा। मेरी बात से आप समझ पा रहे हैं? यानी उसमें दो सही होंगे। अब देखना अब क्या है यहाँ खेल क्या है, ये भी सही होगा ये भी सही होगा, और आपको ऐसा फील भी होता होगा अक्सर। अब देखते होंगे यार ये तो दो सही है, इसमें तो आंसर, तो यहाँ पर मैं यही थोड़ी जो करेक्ट की बात कर रहा है, यानी वहां तो 3 डेफिनेटली रॉन्ग है और फटाक से दिख जाएंगे, अलग दिख रहा है, ये यहाँ लाके फंसाता है। अब वो इनमें से क्या कह रहा है उसका आंसर समझने की कोशिश करिए। वो ये कह रहा है कि करेक्ट छांटिए या मोस्ट एप्रोप्रिएट, सबसे उपयुक्त की बात कर रहा है, सबसे उपयुक्त। यानी अब इन तीनों चारों में से उसका 3 सही आपको दिखे, इनमें से सबसे उपयुक्त आंसर कौन सा होगा इस कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। इसलिए अक्सर हम भ्रमित हो जाते हैं, हमें ऐसे लगता है कि सारे सही दे रखे हैं इसने, वैसे तो आंसर तो सारे सही लग रहे हैं हमें, नहीं। इसलिए उसने साफ कहा है सबसे उपयुक्त छांटना है आपको, सही सारे हैं वो, या 2 सही है या 3 सही है, लेकिन इनमें से बेस्ट कौन सा है, इसलिए वो साफ कह रहा है मोस्ट अप्रोप्रिएट। तो इसलिए आप ये ना समझें कि वो सारे रॉन्ग ही होंगे तीनों और बाकी। मेरी बात आप समझ पाए यहाँ पे? हाँ जी, आप लोग मेरी बात को समझ पाए जी? ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको भ्रमित करेगी, वहां पर आपको ऐसा फील कराएगी पेपर में। तो आपको फिर जब आप ऐसा महसूस करना शुरू करें ना कि अच्छा 2 सही लग रहा है मुझे, तो इसके 3 सही लग रहे हैं, तो ये मुझे फिर दोबारा आपको क्या करना है, आपको दोबारा वापस जाना है अपने क्वेश्चन पे और फिर उसके अकॉर्डिंग यानी कि क्वेश्चन को पढ़ करके वेरीफाई करना है कि अच्छा, जैसे हम हिंदी में काम कर रहे थे, हिंदी क्वेश्चन में पहले हमने जैसे वो देखे आंसर, हमने टिक करे, हमने वेरीफाई करने के लिए उस पैराग्राफ पे गए थे, वैसे अब हमें ये 2 सही लग रहे हैं या 3 सही लग रहे हैं, फिर हम जब उसको क्वेश्चन को अगेन पढ़ेंगे तो वो वेरीफाई हो जाएगा बिल्कुल कि इसका मतलब इनमें से ये 2 में से एक सही है, डेफिनेटली सही है। एक सेकंड, और करेंगे भी आप लोग सही। मेरा कंसर्न वहां है, आप सही करेंगे 100%, मैं कहता हूं बहुत अच्छा पेपर होगा सब लोगों का। वहां अब हम कहीं फंसते हुए दिखेंगे, मैं पहले उस पर बात कर रहा हूं कि ये जो वर्ड है ना, ये क्यों ऐसा, इसलिए क्यों लिखा, ये भी लिख सकता था केवल बाय सिलेक्टिंग द करेक्ट ऑप्शन, समझ रहे हैं? चलिए, तो ये बस मैं बता रहा हूं, इसके एग्जांपल्स भी दूंगा, मैं आपको दिखाऊंगा ऐसा हो रहा है, आप खुद फील करेंगे उस चीज को। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम सही और सबसे उपयुक्त उत्तर पे। अब जैसे मान लीजिए हमने ये पढ़ा है क्वेश्चन, अब हम ज्यादा इधर उधर नहीं भागेंगे, हम थोड़ा फोकस करेंगे चीजों पे जो हमें पढ़ना है। तो क्योंकि जहां जितना अच्छा पढ़ पाएंगे हम, उतना अच्छा हम वहां नहीं पढ़ पाएंगे कि हम लेकर के एक टॉपिक को लेके भाग रहे हैं, उसको फिर कर रहे हैं, वो सब चीजें। अब इतने छोटे बच्चे नहीं है हम कि उतना हमें उस तरफ काम करना है, हम यहीं पर ही सब चीजें कर लेंगे। तो व्हाट इज द रिजल्ट व्हेन 7 kg 7 ग्राम इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 9 kg? ठीक है, एक और बात मैं कहना चाहता हूं आपको, और वो बहुत जोर देके कहना चाहता हूं। आप मोस्टली लोग किस में करने वाले हैं आंसर? हिंदी में करने वाले हैं, am I right? पक्का? यस सर। हाँ जी, यस सर। तो इंग्लिश में ही समझ आता। लेकिन मैं कहूंगा आपको, ये हिंदी में इतनी कठिन शब्दावली का प्रयोग करेगा, ऐसी चीजों का प्रयोग करेगा जो आप फंसते हुए दिखेंगे। तो मेरी सबसे एक रिक्वेस्ट होगी कि जब आपको उसका मीनिंग ना समझ में आ रहा हो, तो आप एक बार उसको जरूर इंग्लिश में फिर पढ़ लें, बस उसको एक बार इंग्लिश में जरूर पढ़ लें। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देने वाला हूं और आप खुद फील करेंगे हाँ इंग्लिश में पढ़ना जरूरी है, आप 100% समझ जाएंगे उस चीज को कि क्यों जरूरी है। क्योंकि इंग्लिश में उसके लिए एक ही वर्ड यूज करेगा वो बार बार। जैसे मैं यदि आपको एक एग्जाम्पल दे भी देता हूं, फिर आगे मैं और दूंगा एग्जाम्पल, इसमें दिखाऊंगा आपको क्वेश्चन जैसे कि वो इंग्लिश में एक ही वर्ड का यूज करने वाला है, जैसे स्कैफोल्डिंग, क्योंकि उसका एक ही इंग्लिश वर्ड है।
लेकिन हिंदी में उसके लिए वो कम से कम 4 शब्द बनाने वाला है, 3 शब्द। एक मिनट, मैं इस पर थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, मैं थोड़ा सा अलग लेके चलता हूं। वहां पर आप पहले तो मुझे थोड़ा सा वो बताना आपको कि कैसे आप कर रहे हैं। तो जैसे आप देखेंगे तो वहां पर स्कैप फोल्डिंग के लिए आपको क्वेश्चन बना रहा है, लेकिन उसके लिए ऑप्शन आपको दे रहा है क्या, पार्ट या पॉइंट। फिर आपको लिख रहा है आधारभूत उदाहरण, आधारभूत सहायता। आपके लिए अगला एक शब्द बना रहा है इसी को कि सपोर्ट लिख सकता है, या आपका आलंबन। आपने शब्द भी नहीं सुने होंगे ऐसे, वो स्कैफोल्डिंग ही है। आप इसका 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 हिंदी में तो वो अलग अलग लिख रहा होगा, ठीक है, और इस स्कैफोल्डिंग भी लिख देगा इसी को हिंदी में ही, 4 तरह से आपको लिख दिया। लेकिन यदि आप जब यहाँ आप पढ़ रहे होंगे पार्ट या पॉइंट हिंदी में, बहुत से लोगों को नहीं पता होता है, उसको नहीं समझ पाएंगे, तो आप देखेंगे इंग्लिश में जाके तो उसका मीनिंग भी आपको इंग्लिश में स्कैफोल्डिंग लिखा मिलेगा। आप आधारभूत उदाहरण या सहायता समझ रहे होंगे तो उसका मतलब भी आप इंग्लिश में देखेंगे तो स्कैफोल्डिंग लिखेंगे। आप आलंबन लिख रहा होगा कहीं पर, आप उसका इंग्लिश में जाके देखेंगे तो भी स्कैफोल्डिंग मिलेगी। स्कैफोल्डिंग ऑलरेडी स्कैफोल्डिंग। तो मैंने ये कहा है कि वहां पर आपको ऐसे भ्रमित करेगा, इसलिए जरूर आप इंग्लिश का वर्जन जरूर देख लें जब आप उसका मीनिंग ना समझ पा रहे हो। मेरी बात से समझ में आ रहा है आपको ये चीजें, मैं क्यों कह रहा हूँ इस चीज को? जी सर। जी सर। जी सर। चलिए अब वापस जाते हैं अपना वहीं पर ही। एक सेकंड, मतलब आप मेनली तो काम किसमें करेंगे, उसी में करने वाले हैं, सारा काम हिंदी में करने वाले हैं, लेकिन जहां फंसते हुए दिखेंगे वहां आप इंग्लिश का सहारा लेंगे। ये मेरा कहना है कि मैन जो है वो ये बात। चलिए अब जैसे ये कह रहा है क्वेश्चन, 9 kg में से 7 kg 7 ग्राम को घटाने पर क्या परिणाम होगा। जनरली बहुत साफ सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन है, सब्ट्रैक्शन ही करना है और कुछ नहीं करना है इसमें। 7 kg में The fourth is the right answer. सर फोर्थ 1.993। नो इश्यू, ये Nearby. बहुत से लोग कर लेंगे, आप कर सकते हैं, बहुत से लोग कर सकते हैं, लेकिन कुछ लोग थोड़ा सा इसमें सर थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ाइए। हाँ कोई बात नहीं। देखिए 9 kg में से 7 kg 7 ग्राम घटाने पर क्या परिणाम होगा। अब इसको थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करिए, ये कोई क्वेश्चन इतना इजी क्वेश्चन नहीं है। अब इसी को हम कॉम्प्लिकेटेड करते हैं, इसकी डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन जनरेट करते हैं। आप इसको ये भूल जाइए कि ये क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, इट इज नॉट ए सिंपल क्वेश्चन। आपने एक क्वेश्चन पर देख करके फ्रेमिंग नहीं कर सकते, हमें आप देखना है इसका कि वो क्यों ऐसा कर रहा है, ये मतलब क्या है इसका। तो आपने एक चीज देखी होगी, अब मान लीजिए वो यहीं पर क्वेश्चन बनाता है कि 9 kg और 7 डेकाग्राम और 5 मिलीग्राम और 5 किलोग्राम और 3 मिलीग्राम को जोड़ने पर क्या आएगा। अब ये देखो आप, अब ये कितना इजी क्वेश्चन है, हमने पढ़ रखा है वो, लेकिन वो उसका मेन कंसर्न समझिए, वो क्या आपसे चाह रहा है, वो आपसे क्या चाह रहा है। केवल आपसे जोड़ नहीं करवा रहा है या वो घटाना नहीं करवा रहा है आपको, उसका उद्देश्य आपसे जोड़ करवाना नहीं है, उसका उद्देश्य आपसे घटाना करवाना है ही नहीं, उसका उद्देश्य है यूनिट कन्वर्जन, यूनिट कन्वर्जन केवल। और ऐसे क्वेश्चन जैसा वो अभी उस क्वेश्चन को आप देख रहे थे, वैसे ही मैंने ये क्वेश्चन बनाया, केवल यूनिट्स ही तो बदली है मैंने इसमें, 9 kg डेकाग्राम मिलीग्राम, ये केजी मिलीग्राम और सब जुड़वा रहा हूँ बस मैं। अब आंसर या तो मैं किस में दे दूंगा, किलोग्राम में, तो आंसर मैं दे सकता हूँ,
या मैं डेकाग्राम में आंसर दे सकता हूं, इस तरह से मैं आंसर दे दूंगा, या किसी अन्य यूनिट में दे दूंगा आपको आंसर जो देने वाला हूं। तो मेन चीज है यहाँ पर इसके पीछे का जो लॉजिक है, हम उसको डायरेक्ट वहां से देख के उस चीज को हम दे देंगे, बहुत आसानी से दे देंगे, लेकिन वो इन क्वेश्चन को कैसे फ्रेम कर रहा है और क्यों कर रहा है ये हमें समझना है। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, इसके लिए हमें यूनिट कन्वर्जन की जानकारी होना बहुत जरूरी है। असली कारण है वो ये, और इसी को वो देना चाहता है। यानी हम जब एक यूनिट से दूसरी यूनिट में जा रहे हैं तो वो कैसे कन्वर्ट हो रहे हैं, ये उसका मेन कंसर्न है। तो अब आप देखें, उसका आप में से बहुत से लोग इसके विषय में जानते होंगे, यूज भी कर रहे होंगे इसको। तो जनरली एक हमारा ये जैसे बेस लाइन है, इस बेस लाइन से हम ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं। सीढ़ी वाला स्ट्रक्चर बहुत से लोगों ने इसको देखा है, ठीक है, क्योंकि हम यूनिट कन्वर्जन समझेंगे तो ऐसे कितने भी क्वेश्चंस आएंगे, सबका आंसर हमारे पास होगा। तो ये इकाई पार्ट था, ठीक है। अब ऊपर से हम शुरू करते हैं। किलो, हेक्टा, डेका, इकाई। किलो, हेक्टा, डेका, इकाई। डेसी, और नीचे आ गए हम सेंटी, मिली। तीन नीचे यूनिट हो गई हमारी, तीन ऊपर यूनिट हो गई इकाई पे। ये इकाई वाला था बीच में। इकाई पे कौन कौन थे? लीटर, मीटर और ग्राम। ये सब देख पा रहा है आप सब लोग? सभी को दिख रहा है ये? Yes, sir. ये दिख रही है यूनिट वाला? हेलो, दिखाई दे रही है जी? हाँ ठीक हाँ है। जी सर, हाँ जी। जी सर। अब इसमें देखो, आप नीचे से देखते हैं, हम दो तरीके हमारे पास, या तो हम नीचे से ऊपर जाएंगे या हम ऊपर से नीचे आएंगे। दो तरीके हमारे पास हो सकते हैं ना, यानी या तो हम किलो से हेक्टा, हेक्टा से डेका, डेका से इकाई, इकाई से डेंसिटी, डेंसिटी सेंटी, सेंटी से मिली, या मिली से सेंटी, डेसी, इकाई, डेका, हेक्टा, किलो। ये ऐसे कन्वर्जन है। और एक मात्र उस प्रश्न को प्रश्न मत समझिए, ऐसे आपको जब आप पेपरों को सॉल्व करना शुरू करेंगे हम लोग, उसी पैटर्न का जो अभी आपका 9 kg और 7 ग्राम वाला क्वेश्चन था, ऐसे आपको कम से भी कम 10 पेपरों में क्वेश्चन मिलने वाला है, लेकिन वो यूनिट कन्वर्जन पे ही मिलेगा हर जगह, कहीं डेका, कहीं इकाई, कहीं डेसी। तो मूल आधार क्या है, उसको केवल जोड़ना नहीं है, मूल आधार ये समझना है कि वो कैसे कन्वर्ट हो रही है। तो जब हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो क्या हो रहा है? बढ़ रही है यूनिट, जो है यूनिट क्या हो रही है? बढ़ रही है। तो छोटी यूनिट है नीचे, ऊपर बड़ी यूनिट है। जब बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, छोटी यूनिट की संख्या को बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, तो हमें क्या करना, भाग करना है या गुणा करनी है, ये सोचिए। और जब ऊपर से नीचे, यानी जब यदि एट लास्ट आप भूल जाए सब चीजें, तो आप बस ये सोच लिया करना जो आपको फेमस। छोटी में बड़ी कन्वर्ट करते हैं तो भाग करते हैं, गुणा, और बड़ी को छोटी में लाएंगे तो गुणा करेंगे। हाँ जी। वैसे तो आप ध्यान रखेंगे कि किलो से ग्राम में आएंगे हम तो ज्यादा हो जाते हैं ग्राम, 1 किलो में 1000 हो जाते हैं। तो नीचे को आ रहे हैं तो क्या हो रही है? गुणा हो रही है। और ऊपर को जा रहे हैं तो भाग हो रहा है। अब किसका भाग हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये सब समझ लेते हैं। बहुत बहुत सूक्ष्म 1 सेकंड का खेल है, और मैं इसको आपको याद भी अभी 1 सेकंड में कराने वाला हूँ सब चीजें। बस अब देखो कितने हम ग्राम तक आने में कितने पायदान उतरे, ये आपका फेमस एग्जाम्पल है। 1 2 3, आपने क्या करा, किलो से चले आपने 1 हेक्टा, फिर डेका, फिर इकाई के कितने पायदान में आ गए आप यहाँ पे? 3 में। तो किलो से जब आप इकाई पे आ रहे हैं, ग्राम पे आ रहे हैं, किलोग्राम से ग्राम पे आ रहे हैं, तो कितनी आपने वापस आए?
1000 हाँ, यानी 1 के साथ में, यानी कि 1 केजी की ही बात हो रही है। 1 केजी में कितने 1000 ग्राम? ग्राम। तो आप सीधा 1 के बाद उतनी जीरो आप क्या कर देंगे, सिंपल प्लेस कर देंगे, कन्वर्ट हो गया। मान लो यही यदि यहाँ पे होता कि 5.7 किलोग्राम तो कन्वर्ट कराता आपको ग्राम में, तो आपको क्या कर रहा था, सिंपल, यानी आपको वही, यानी कि जहां पर डेसिमल था तो उसको आगे बढ़ा दिया हमने 3 पॉइंट, यानी इसी जो डेसिमल को लेके भाग रहे हैं, जितनी यूनिट्स हैं या जितने स्टेप्स हम उतर रहे हैं उतना हम लेके भागेंगे। तो या तो आप मल्टीप्लाई कर लें सीधा सीधा कि यानी 5.7 इंटू 1000 आप जो कर रहे हैं वही आप प्रॉपर तरीका लगा दें, एक आपका कैंसिल हो जाएगा तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 5700। क्लियर है ये चीज? या दूसरा तरीका क्या है कि आप इसको डेसिमल को आप भगाना शुरू करिए। यहाँ तो जब किसी संख्या में नहीं है तो सबसे लास्ट में माना जाता है, तो आप 3 आपने भगा दिया। अब यहाँ पे एक तो ये भाग चुका, एक तो 7 को पार करने में चला गया और 2 और आएंगी हमारी, तो 5700। क्लियर है? ये समझ में आ रहा है? प्लीज ये समझ में आया है? कुछ नहीं अभी यहाँ पे क्लियर सर आ रहा है। आप थोड़ा बताएंगे, क्योंकि पता है ये अब प्रॉब्लम्स को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करने वाला है, बस वही है। अब मान लीजिए अब ये 3.125 केजी होता तो ग्राम में कन्वर्ट होता तो कितना हो जाता, कितना केजी होता? तो सिंपली किसको बढ़ाना है आपको, डेसिमल को बढ़ाना है। 3125 तो 3125 कितना ग्राम? सिंपल। आपको जी बताना चाहता हूँ। अब सोचो, अब इसी से हम सीख जाएंगे, सारा कहानी इसी से सीखने वाले हैं। हमें आना होता डेका में, तो कितना आते हम? 2 स्टेप। कितना आते? 2 स्टेप, एक और एक दूसरा स्टेप। तो अब इसी को यदि मुझे क्या करना होता, मान लीजिए 5.4 केजी को डेकाग्राम में बदलना होता, तो 100 से गुणा करते, तो आपको 100 मतलब जीरो ध्यान रखो, बस स्टेप्स ध्यान रखो। 2 स्टेप थे तो इसको 2 स्टेप मूव करा दो डेसिमल को, पहला स्टेप और दूसरा स्टेप, तो 544 और 0 बाहर हो गया, मिल गया हमें, कन्वर्ट हो गया, सिंपल। क्लियर हुआ? अब सोचो जाओगे सारा कन्वर्जन, आप बहुत ज्यादा टफ नहीं है। 5.31 हेक्टाग्राम, समझ रहे हैं? अभी हम ऐसे चल रहे हैं, अब फिर दूसरी तरफ से चलेंगे। 5.31 हेक्टाग्राम से सेंटी में आना है। अब सोचो हेक्टा से सेंटी आ रहा है तो कितना आ रहा है? 1 2 3 और 4 कितने? 10,000 1 2 3 4। अब 1000 उनका भी रखना मत मारिए। अब पूरा 4 चल लीजिए स्टेप, 1 2 और कितनी और आ जाएंगी? 2 जीरो और आ जाएंगी। तो 5 3 1 0 0 हो गया कन्वर्ट। जी सर। कुछ नहीं करना है, बस आपको इतना सा ध्यान रखना है। अब सोचो, अब हम और कुछ बदलने वाले हैं। मान लीजिए वो आपको क्वेश्चन आप ऐसे फ्रेम क्वेश्चन करा रहा है, तो 9 केजी 7 ग्राम केजी में जाना है। अब डेकाग्राम का कन्वर्जन आप करें तो 9 केजी, ये तो नॉर्मली हो गया, 9 केजी 7 डेकाग्राम, तो हम कितना लिखेंगे? 9। अब डेकाग्राम का कन्वर्जन हम यदि करते हैं तो आप वापस जाइए किलोग्राम से डेका में हम क्या आ रहे हैं? 0.07। हाँ सर, दो स्टेप ऊपर जाएंगे सर, ऑब्वियसली। तो एक और 2 स्टेप जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 0.07 हो जाएगा सर। 0.07। क्लियर हो गया? पहला वाला कन्वर्ट हो गया, ये वाला पार्ट, ये यहाँ तक ओके हो गया सबको। तो हेक्टा डेका इकाई, ये फ्रेंड है, 4 मित्र हैं। किलो हेक्टा डेका इकाई 4 मित्र हैं, वो अपने 2 मित्रों से डेसियो सेंटी से मिले। किलो हेक्टा डेका इकाई
देसी सेंटी से मिले। मैंने ऐसे सीक्वेंस में याद कर रखा है बस इसको। आप चाहे आप भी याद रख सकते हैं, आपके पास और कोई बेस्ट तरीका तो वो भी आप यूज कर सकते हैं। मेरा बेस्ट तरीका यही है, बहुत सिंपल है कि किलो हेक्टर डे का इकाई, जैसे 4 मित्र होते हैं ना कि रीना, गीता, सीता, मोहन, कि वो राम और सामू से मिले, ऐसे मैंने ऐसे उनको नाम दे दिया है, किलो हेक्टर डे का इकाई देसी सेंटी से मिले। पूरा याद हो गया। तो हमें तो नहीं लग रहा है। सेब अमरूद आप देखिए, नहीं सेब और अमरूद क्या समान है? नहीं है। तो इसका मतलब सही विकल्प चुनने के लिए कह रहा है, तो पहला तो गलत हो गया। दूसरा ये अंगूर और केलों को पसंद करने वाले बच्चों की संख्या का अंतर 16 है। अंगूर और केला कुछ भी नहीं करा रहा है यहाँ पे ज्यादा कुछ। अंगूर और केला के बारे में डिफरेंस क्या 16 है? नहीं है सर, ये भी हटा दीजिए। आम और केला पसंद करने वाले बच्चों की संख्या अमरूद और पसंद करने वाले बच्चों की संख्या से 2 गुनी है। नहीं दुगनी आम नहीं और है केला, सर। आम और केला कितना हो गया आपका? 58। क्या ये अमरूद पसंद करने वालों से दुगनी है? नहीं, नहीं है ना? 26 की दुगनी नहीं है सर ये। तो ये भी गलत हो गया। तो क्या हम इसको टेस्ट करें? नहीं। क्या हम इसको टेस्ट करें? अब बताओ। नहीं, आंसर हो गया सर। ऑब्वियसली मिल गया आंसर, तो होना ही एक है। एक करेक्ट होना है, 3 रॉन्ग हो गए। तो अब इसके लिए टेस्ट करने के लिए यदि आप फिर भी अपने समय को बिगाड़ना चाहते तो आपको क्या करना पड़ेगा? इन सारे बच्चों की संख्या जोड़नी पड़ेगी आपको। फिर आपको ये देखना पड़ेगा 150 में से उसको घटाना पड़ेगा, तब वो आपकी संख्या निकल के आएगी। अब हो सकता है वो भी मोर देन 10 आ जाए। फिर आप भ्रमित होंगे, यार बात तो ये 10 की कर रहा है। तो ये थोड़ी कह रहा है वो केवल 10 नहीं कह रहा है, वो 10 बच्चे की बात कर रहा है। केवल 10 नहीं कहा उसने, ज्यादा भी हो सकते हैं। और डेफिनेटली ऐसा ही हो रहा होगा कि इसमें तो जब आप इनको सबको जोड़कर 150 में से घटाओगे तो उसका संख्या ज्यादा आ रही होगी। आप फंसाता है वो आपको ये भी फिर कैसा लगने लगेगा? गलत लगने लगेगा। आप कहेंगे यार ये तो ज्यादा आ रहा है। मेरी बात समझ रहे हैं?